गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पर हमारा चैनल है माय टीचर के नाम से, जिस पर अभी फ़िलहाल हम मैथ क्लासेस करा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स के कहने से कुछ क्वेरीज आई थी तो हमने सोचा और भी सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट कराए दे रहे हैं। अभी हम क्लास 8 की जो है साइंस NCERT CBSE पढ़ रहे हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही जो है क्लासेस इन्जॉय कर सकता है, गेन कर सकता है नॉलेज को। अभी फ़िलहाल हम छत पे बैठे हुए हैं, हवा आ रही है, मस्त एजुकेशन को एंजॉय करें। पहला चैप्टर हमने करा दिया करो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला। दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि दोस्त या दुश्मन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं, तो दुश्मन होते हैं। इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो इसमें कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे NCERT क्लास में, 8th की क्लास में CBSE में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ वो रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। ये टॉपिक्स हैं मेन जो आपके बुक में दे रखे हैं NCERT में, जो हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म से सामान्य मालूम है जीव। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो माने बहुत छोटे, इतने छोटे जिन्हें हम जो नेक्ड आई से, अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, ठीक है, या फिर माइक्रो ग्लास से। इसलिए उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। अस बट दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई, तो नेक्ड आई से हम उनसे नहीं देख सकते। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह, एटमॉस्फेयर में, पानी में, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह। अभी मान लीजिए मैं इस तरह से मिट्टी में हाथ रगड़ दूँ इस तरह से, उस मिट्टी में थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो मेरे हाथ पे आ जाएंगे। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या होता है, बुरे भी हो सकते हैं। बुरे यानी कि मुझे हार्म भी पहुंचा सकते हैं मेरी बॉडी को, और अच्छे भी हो सकते हैं बॉडी के लिए। बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से, यानी कि नेक्ड आई से, ऐसे जैसे डायरेक्ट हम देखना चाहें डायरेक्ट नहीं देख सकते। देखा जा सकता है वे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, हमारे में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह मौजूद है। हर जगह वो जो है मौजूद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए बराबर में फोटो है, एक बच्चा है जिसके हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप, दूसरा एक रूम का वो है, एक बाथरूम है, उसमें कवर दे रखा है जिसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पूरे रूम में घूम रहे हैं, छोटे 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 छोटे। वो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव, कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, देखिए सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, सम एल्गाई, कुछ एल्गाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, और मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल जिसके अंदर होते हैं वो भी हो सकते हैं। सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं सिंगल सेल होते हैं जो आगे नहीं बनाते, लेकिन मल्टी सेलुलर वाले जो होते हैं वो थोड़े डेंजर होते हैं। वो क्या होता है उसमें, वो आगे और ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलाते हैं। सच एज मैनी एल्गाई हो गया, फंगाई हो गया। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, कुछ शैवाल हो गए, और प्रोटोजोआ हो गए। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो भी पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। बायोलॉजिकल क्लासेस में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और NCERT के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। और जो खास करके अलीगढ़ में रह रहा है, AMU की तैयारी कर रहा है, और कहीं से भी कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो तैयारी कर रहा है क्लास 9th की, उसमें 8th क्लास की NCERT साइंस से भर भर के आती है। आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हुए चलें। या बहुकोशिकीय, जैसे कई सवाल और कवक। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सब तरह के होते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, हर जगह हॉट स्प्रिंग्स, हॉट एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो, या फिर मार्शी लैंड्स हो, हर जगह वो सर्वाइव कर लेते हैं। वे सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं, बर्फीले ठंडे वातावरण से लेकर गर्मी झरनों तक, झरने यहाँ होते हैं वहाँ भी, और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक, तालाब वगैरह जो भी यहाँ होते हैं, हर जगह वो मिल जाएंगे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। यहाँ तक कि वो एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं और हम लोगों की बॉडी में पाए जाते हैं। कहा था मैंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं वो कि हमें बेनिफिट पहुँचाते हैं, हार्मफुल नहीं होते, लेकिन बाहर से कुछ ऐसे आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे बीमार पड़ जाते हैं वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ेंगे आगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों पर विकसित होते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। कुछ तो फ्रीली घूमते हैं, कुछ जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्मजीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कुछ बहुत सारे तरीके से जो बेनिफिशियल करते हैं। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियाँ फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनमें से कुछ कई मायनों में फ़ायदेमंद होते हैं जबकि कुछ अन्य हानिकारक होते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, वो आप अपना प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बस समझ में आना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, यानी नेक्ड आई से हम उसे नहीं देख सकते, डायरेक्ट आंखों से हम नहीं देख सकते। जैसे अभी आप आराम से जो सब चीज़ों को देख सकते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं और हम नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली विद अ माइक्रोस्कोप और जो माइक्रो ग्लास से हम उसे देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से या फिर माइक्रो ग्लास की मदद से देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय, फैलाने वाले होते हैं। मल्टी सेलुलर सेल एक सेल से दूसरे सेल बनाते हैं वो भी, और एक सिंगल सेल भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट एलोन और इन कॉलोनी, वो अकेले भी रह सकते हैं और ग्रुप में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यू माइट ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड गेट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद द ग्रीनिश वाइट पैचेस। जैसे हमने ब्रेड देखा होगा, आपके ब्रेड तो सबके यहाँ आता है, अगर वो रखा रहे बारिश के समय में ज़्यादा देर तो उस पर ना ग्रीन सा हो जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में गीली रोटी हो, जैसे गीली रोटी थोड़ा सा पानी लग जाएगा गलती से रोटी पे या मॉइस्चर की वजह से हो जाए तो गीली रोटी हो, यहाँ पे ब्रेड हो, उस पर क्या होता है, फफूंद सा लग जाता है, सब हरा सा हो जाता है, हरा और सफ़ेद सा पड़ जाता है। पहले हरी हो जाएगी रोटी और उसके ऊपर सफ़ेद सा फूल सा जाता है। ऐसे ब्रेड के साथ भी आपने देखा होगा, वो ढक सी जाती है। तो वो क्या है, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए इस पर आपको ब्रेड दिखाई दे रहा होगा साइड में, देखिए किस तरह से वो ग्रीन हो गया। आप मतलब प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप ब्रेड को लीजिएगा, ब्रेड को जो हल्का सा गीला करके या फिर वैसे ही मॉइस्चर से ही वो गीला हो जाएगा बारिश के समय में, उसे जो खुले में रख दीजिएगा या फिर पैकेट में भी रखेंगे ना आप, तब भी वो ख़राब हो लेगा कुछ दिनों तक। अब आपको इसको रखेंगे तो वो कड़क होगा, पहले टाइट होकर धीरे धीरे जो ग्रीनिश होकर उस पर वाइट से फफूंद सी पड़ जाती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर आ रहे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है हमने 4 मेन टाइप्स में जो डिवाइड किया है। हमने नहीं किया, मतलब साइंस ने किया है, हमने नहीं किया। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख प्रकार हैं। दे आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गाई एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड फंगाई। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के प्रकार जो है क्या क्या पढ़े थे अभी हमने पीछे। पहला बैक्टीरिया दे रखा है, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं भाई, लैक्टोबैसिलस है, इकोलाई है, एल्गाई है। एल्गाई में क्या दे रखा है देखेंगे, जो शैवाल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्लेमाइडोमोनस है, स्पायरोगायरा है। फंगी दे रखा है, फंगाई में क्या दे रखा है, ब्रेड माउल्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, एस्परगिलस हो गए। कबक क्या है, ब्रेड माउल्ट, पेनिसिलियम, ठीक है, एस्परगिल्स, ये सब हो गए। प्रोटोजोआ क्या क्या होते हैं, एग्जांपल इसके अमीबा हो गया, इसका एग्जांपल पैरामीशियम हो गए। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, बैक्टीरिया, एल्गाई, फंगी और प्रोटोजोआ, इनको डिवाइड किया। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे नाम दे देते हैं। जैसे हमारी कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं और घर के नंबर होते हैं अलग अलग, ठीक है, और उनमें लोग रहते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए कुछ 4 टाइप्स थे और उनमें जो उनके बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया और उनके अलग अलग हमने नाम दे दिए कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, एल्गाई, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब। इसके अलावा एक और होता है वायरस, जो कि बहुत डेंजर होता है।
अभी फैला हुई था कोरोना वायरस, आपने देखा होगा कोविड-19 में, भाई बहुत हालत ख़राब हुई थी। वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही रखा जाता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जबकि वो डिफरेंट होता है, अलग होता है दूसरों से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होता है, एक बार अंदर घुसता है, होस्ट बनाता है और फिर कॉपी बना के अपनी कॉपी बना के पूरी तरह से फैल जाता है। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड हो गया, वायरस से क्या क्या हो सकता है हमें, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ, सर्दी खांसी, ठीक है। कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरसेस की वजह से होता है। सीरियस डिसीज़, बहुत सारी सीरियस डिसीज़ भी हो जाती हैं वायरस की वजह से, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, आर ऑल्सो कॉल्ड बाय वायरसेस, ये सब वायरसेस की वजह से हमें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना गया। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो पीछे समझा दिया है। बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी, क्योंकि वो जैसी बॉडी में जाते हैं रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं और बनाने लग जाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। वायरस को सूक्ष्म जीव भी माना जाता है, वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, औरों से अलग है, क्योंकि वे केवल बैक्टीरिया, पौधों या जानवरों जैसे मेजबान जीवों के शरीर में ही प्रजनन करते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट्स को या फिर जानवरों को या फिर मेजबान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ही जो है ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो यही चीज़ आप पीछे पढ़ चुके हैं, वही मैं दोबारा दे दिया। सर्दी हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गए, जी मैं दोबारा दे दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सर्दी हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गए, अधिकांश खांसी हो गई, जैसी सामान्य बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, ये गंभीर बीमारियां, ये भी जो है किसकी वजह से, वायरस की वजह से होती है। अब ये आपके सामने आ गए बैक्टीरिया, जो मैंने एग्जांपल बताए थे, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये जो है ना, अब आप कह रहे हैं सर हमें तो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो इमेजेस जो ली हुई हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा ली हुई हैं, माइक्रोस्कोप में देख के तब जो ली हुई हैं, आप डायरेक्ट इन्हें नहीं देख पाते, तो उसमें से ली हुई, तो इसलिए आप इसे देख पा रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल टिनी पार्टिकल्स की तरह होते हैं। तो ये आपके सामने दे रखे हैं, बैक्टीरिया दे रखे हैं, 2 प्रकार के जीवाणु, ये प्रोटोजोआ दे रखे हैं, अमीबा, पेरिमीशियम, किस तरह से दिखाई देते हैं, देखिए स्टारफिश की तरह दिखाई दे रहा है। ये सारे माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है क्या लिया गया है, कैप्चर किए गए हैं। एल्गाई, शैवाल हो गया, स्पायर वगैरह, देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है। और जेडोमोनस है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब फंगी कवक के बारे में देखेंगे। ब्रेड मोल्ड, रोटी का सांचा होता है ना, मैंने कहा जो हरा हरा पड़ जाता है ब्रेड के ऊपर, वो माइक्रोस्कोप में अब जब आप देखेंगे ना तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रेड, रोटी का ये सांचा दिख रहा है इधर साइड में। अब पेनिसिलियम इस तरह से दिखाई देता है। वायरस थोड़ा डेंजर होता है। वायरस शो वो द कैरेक्टरिस्टिक, वायरस ऐसा होता है वो लिविंग की भी तरह भी काम करता है, नॉन लिविंग की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण दर्शाता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वायरस डेड हो गए हैं, अब हम कोई वो नहीं है, लेकिन आप जो ना वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह डेंजर होता है, दोनों की तरह वर्क करता है, इसलिए डेंजर होता है। उसे रिकवर करना बहुत डेंजर होता है वायरस को। ये वायरस का ऊपर देखिए हेड दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। हेड कैप्सूल दे रखा है, ये आपको टेल दे रखा है, नीचे एंड प्लेट दे रखी है, इधर साइड में टेल फाइबर दे रखा है। उसी को थोड़ा सा और हम देखें, जैसे HIV वायरस होता है, एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, HIV एनाटोमी, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देख सकते हैं आप। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो ये इमेजेस थी। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे दोस्त हैं, हमें बेनिफिशियल है, हमारे लिए बेनिफिट देते हैं हमें, और किस तरह से हमारे दुश्मन हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं। देखिए किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी, और किसी चीज़ के नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। तो फ्रेंड्स एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सम ऑफ दे आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल कॉज डिसीज। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बीमारियाँ फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें से कुछ कई मायनों में फ़ायदेमंद होते हैं, और जबकि कुछ अन्य हानिकारक होते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में हमने देखे होंगे, जैसे दूध से दही बनाना, तो दूध से जो दही बनता है ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वर्क करते हैं। फॉर मेकिंग चीज़, पनीर, पिकल्स, अचार बनाना, ब्रेड हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये सब जो बना रहे हैं, जो हम मैदा वगैरह लेते हैं उसको माउल्ड करते हैं पूरी तरह से, तो उसमें क्या होता है वो फूल के आ जाता है। जैसे आप छोले भटूरे देखे होंगे, मैदा आप उसमें लीजिए, उसमें दही मिलाइए थोड़ा सा, उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह, जैसे ईस्ट पाउडर वगैरह मिलाएंगे, तो उसे जब हम बहुत ज़्यादा मारते हैं चीज़ ऐसे, तो क्या होता है
फूल जाता है, फूल के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं। ब्रेड हो गए, पेस्ट्री हो, केक्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। पेस्ट्रीज हो गए, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सब एसिटिक एसिड वगैरह ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनते हैं। सूक्ष्मजीवों का उपयोग दूध से दही बनाने में, पनीर, अचार, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, शराब, वाइन, सिरका, एसिडिक एसिड जिसे कहते हैं सिरका को, आदि बनाने में किया जाता है। जैसे कि आपको इमेज दे रखे होंगे, देखिए इडली का जो पेस्ट बनाया जाता है, आपने देखा होगा, इसमें उड़द की दाल और चावल को जो है हम जो भिगो के जो है रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जब हम रख देते हैं 10-12 घंटे के लिए, तो वो फूल के क्या होता है, तो वो क्या होता है, फूल जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करने लग जाते हैं, उसे फुला देता है। अगर ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो दूध से दही नहीं बनता, ठीक है ना, पनीर नहीं बनता, छोले भटूरे नहीं बन पाते, इडली नहीं बन पाती। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मदद भी करते हैं हमारे। अब आप कहेंगे हम तो दही खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे जो बॉडी के लिए सेफ़ हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं होती। आप दही को लीजिएगा चम्मच में, माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखिएगा, स्लाइड में लेके थोड़ी सी दही को, तो आप उसमें जो है बैक्टीरिया देख पाएंगे। तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना। द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, और कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं वो देखेंगे। दूध से दही बनता है ना, वो होता है लैक्टोबैसिलस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है एमयू में, और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। रिप्रोड्यूस इन मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से प्रजनन करता है और दूध से दही बदलने में मदद करता है। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड कैसे बनता है। द फंगस कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट नाम का फंगस आता है, रिप्रोड्यूस इन फ्लोट डफ एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसे हम जो है ईस्ट डाल देते हैं उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, विच टेक्स डफ सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट बना देता है उसको, मैंने अभी पहले बताया। एंड हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज वगैरह जो बनती हैं वो सॉफ्ट बनती हैं उसकी वजह से। ब्रेड बनाना ईस्ट नामक कवक आटे में प्रजनन करता है और श्वसन दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करता है। आटे में उसको ईस्ट को मिलाएंगे हम, वो फंगस की तरह काम करता है, उसको फुला देता है और वो सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेस्ट्री वगैरह होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं खाने में, पेस्ट्री हो गए, केक वगैरह हो गए, जो आटे को नरम बनाता है। ब्रेड, केक, बिस्किट हो गए, देखा होगा आपने, पेस्ट्री आदि बनाने में मदद करता है। मेकिंग कव, अब इसी को जो है आप अलग से भी देख सकते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो होता है दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दही बनने में मदद करते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू अ कर्ड, तो दूध को जो है पूरी तरह से ऐसे कन्वर्ट कर देता है जो दही बन जाता है पूरी तरह से। दही, तो दही में कई सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से जीवाणु लैक्टोबैसिलस दही के निर्माण को बढ़ावा देता है, ये दूध में बढ़कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया ही जो है चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में, दूध से जो पनीर बनाते हैं, पिकल्स, अचार बनाने में, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स जो है भी होते हैं जो बैक्टीरिया मदद करते हैं बनाने में, जो हमें फ़ायदा मिलता है। दूध से दही मिलेगा तो हम खाएंगे, पनीर मिलेगा तो हम खाएंगे, अचार बनता है तो वो भी हम खाएंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ना। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते अच्छे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं होते, तो अब ये चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे भी हैं, वो भी हम देखेंगे। एन इम्पॉर्टेंट एंड इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड, मैंने आपको बताया, जैसे रवा बनाते हैं, सूजी का इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड द डोसा बैटर, जो बैटर बनाते हैं हम चावल और उसका इडली के लिए, डोसा के लिए, तो चावल की इडली और डोसा बैटर के किण्वन के लिए बैक्टीरिया खमीर की भी सहायता होते हैं। तो खमीर टाइप का जो बनाते हैं तो बैक्टीरिया होता है वो भी मदद करता है हमारी। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ईस्ट जो रेस्पिरेशन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ईस्ट तेजी से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, इसकी वजह से कोई भी चीज़ होती है फूल जाती है। बबल्स ऑफ द गैस फिल डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, वो क्या होता है, बैटर कम होता है जो हम डालते हैं, दाल या चावल जो हम डालते हैं, उसमें उड़द की दाल और चावल डालते हैं बैटर बनाने के लिए इडली का, वो कम होता है, लेकिन वो क्या करता है, ईस्ट उसे फुला के ज़्यादा कर देता है। बबल्स जो होते हैं उसे फुला के कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा कर देते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ यूज़ ऑफ इडलीज इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ये बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए खमीर के उपयोग का आधार हैं।
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बस सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस हमने देख लिया जो कि दूध से दही बना रहा था। सम बैक्टीरिया और भी होते हैं जो कि चीज़ और पिकल्स बनाते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ईस्ट भी हमारा जो है फ्रेंडली है हमारे लिए, जो कि हमें भटूरे वगैरह बनाने में, अल्कोहल बनाने में मदद करता है। देखिए ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में ईस्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। जैसे कि नीचे दे रखा है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसाई। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यवसाय उत्पादन के लिए किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। याद रखिएगा फर्मेंटेशन क्या होता है। हम चीनी को अल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या और हैं। एंटीबायोटिक्स। क्या एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? देखिए हमारी जो साइंस है ना, उसका मतलब होता है प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखना। मैंने आपको कहा है 6th 7th 8th की जो साइंस है वो इस तरह से बनाई हुई है एनसीईआरटी ने कि हमारे इर्द गिर्द से ही एग्जांपल्स और चैप्टर्स उठाए गए हैं ताकि आप लोग जो ना सोशली अवेयर हो जाएं, आप लोगों को पता रहे कि हमारे आसपास जो सोसाइटी में क्या हो रहा है। देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, इसमें दे रखा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो अगर कोई बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है हार्मफुल, कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाता है और उनको जो है हैंड टू हैंड किल कर देता है बाहर के वायरस को आते हुए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वायरस इतना हार्मफुल आ जाता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया है वो इतना हार्मफुल आ जाता है, हमारी एंटीबॉडीज़ को जो है किल करने लग जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क ठीक से नहीं कर पाता। तो हम कहाँ जाते हैं? फिर हम डॉक्टर पे जाते हैं। डॉक्टर जो क्या करता है, एंटीबायोटिक दवा लिखता है। एंटीबायोटिक दवा किसकी बनी हुई होती हैं? वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बनी हुई होती हैं, जिसके अंदर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जाके बनाते हैं। हम उन्हें खाते हैं पिल्स को, दवाई को, तो वो अंदर जाके एंटीबॉडीज़ ही बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर एंटीबायोटिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनी हुई होती हैं, तो एंटीबॉडीज़ अंदर जाके बनाएंगे तो उन वायरस को किल करेंगे और फिर धीरे धीरे हम क्योर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेज। एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती हैं। एंटीबायोटिक विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को विकसित करके निर्मित किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का उपयोग किए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जब एंटीबायोटिक्स को हम खाते हैं तो अंदर जाके वो भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वायरस को या बैक्टीरिया को किल करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे देखेंगे। वैक्सीन्स हमने बचपन में लगवाई हुई हैं और अगर आपके बच्चे हैं घर में तो आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाते क्यों हैं? ताकि जो अंदर कोई अगर बैक्टीरिया कोई अंदर कुछ बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ गए हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अगर वो आ गए हैं तो वैक्सीन भी जो है एंटीबॉडीज अंदर जाके बनाती हैं और उनको जो किल करती हैं। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। बचपन में आपको कई बीमारियों से बचने के लिए इंजेक्शन जरूर दिए जाते हैं, जिन्हें हम वैक्सीन्स कहते हैं, टीके कहते हैं। सम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, आपने कुछ देखा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गाई आपने देखा होगा, जैसे पानी या जहाँ ज़्यादा रिसता है ना, पानी ज़्यादा होता है तो वह काई सी जम जाती है। आपने देखा होगा हरी हरी और नीली नीली सी जो काई जम जाती है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप से ली हुई है। वैसे आपने कहीं कीचड़ वचड़ देखा होगा, वो दिख जाता है, लेयर सी बन जाती है पानी के आसपास। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल मिट्टी को नाइट्रोजन में समृद्ध करने के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होते हैं उन्हें खींच लेते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। कॉमर्शियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे जो काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है लार्ज स्केल पे शराब बनाने में, वाइन, एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने में काम में ला रहे हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो है, ईस्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी सिरका के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए खमीर को जौ, गेहूँ, चावल और कुचले हुए फलों के रस आदि जैसे अनाजों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा पर उगाया जाता है। तो
इनमें जो है ईस्ट को बनाया जाता है और ईस्ट जो है काम आती है अल्कोहल वगैरह बनाने में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। चीनी जो बदलती है अल्कोहल में, ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन किण्वन कहा जाता है। लुईस पास्चर जो थे डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। इन्होंने ही फर्मेंटेशन का जो है प्रोसेस जो है लेके आए। तो 1857 में जो है इन्होंने खोज की। अब आगे देखेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एंटीबायोटिक के पीछे हम पढ़ चुके हैं, आगे और देख लेते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule, injection such as penicillin। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब उसके बाद जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो दवाई वगैरह देते हैं, एंटीबायोटिक हमें देते हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक गोलियां, कैप्सूल या पेनिसिलिन या इंजेक्शन दे सकते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं और अंदर जाके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो जो हमें बीमारी से बचाते हैं। सब मेडिसिन आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। कुछ मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। इस समय बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया फंगाई से बनाए जा रहे हैं। अब इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दे रखे हैं, देखिए देख सकते हैं। ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल बैक्टीरिया और फंगस से एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जा रही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और इसके साथ साथ एरिथ्रोमाइसिन कुछ सामान्यतः ज्ञात एंटीबायोटिक्स हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक दवा हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगाई से बनाई जाती है। दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ये दवाएं रोग पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म पहुंचा रहे हैं बॉडीज़ को, उनको किल करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें बढ़ने से रोकते हैं बॉडी में, और हमें जो है सेव करते हैं। आगे टॉपिक पढ़ेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देते समय सावधानियाँ। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of the qualified doctor। जो qualified डॉक्टर होते हैं, MBBS वगैरह डॉक्टर जो होते हैं, उन्हीं से सलाह लेकर हमें एडवाइस लेकर दवा लेनी चाहिए। बहुत से लोग मेडिकल से लेकर मेडिसिन ले लेते हैं, वो भी हार्मफुल हो जाती हैं कभी कभी। ये याद रखना जरूरी है कि एंटीबायोटिक किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है कि आपको 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स करना है तो वो कोर्स पूरा करें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो देख लेते हैं कि कितना जो है बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं, कितने जो है वायरस हमारे अंदर है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो उन्हें पता रहता है इतने दिनों में वो कवर हो जाएगा, तो वो जो है आप कोर्स पूरा करें। बहुत से लोग होते हैं कि बुखार आए, 10-5 दिन दवा खाए, ठीक है, ठीक हो गए, लेकिन वो कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर रह जाते हैं जो आपकी धीरे धीरे आपको जो है वीक करते हैं और फिर दोबारा से आपको बुखार आ सकता है। वो पूरी तरह से किल नहीं हुए होते हैं। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future। साथ ही आपको डॉक्टर द्वारा बताया गया कोर्स भी पूरा करना होगा। यदि आप ज़रूरत ना होने पर या गलत खुराक में एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये दवा को कम प्रभावी बना सकता है, जब आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है। याद रखिए, अगर आपको वो बीमारी दोबारा हो तो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्ट्रांग हो जाएं आपकी बॉडी के अंदर कि दवा काम ही ना करे, और ऐसा कई केसेस में होता भी है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। फालतू दवाइयाँ खाने से जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर होते हैं, वो धीरे धीरे किल हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसका जो है क्या होता है, पावर डाउन हो जाती है। इम्यून सिस्टम पावर बिल्कुल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं। किसी इंसान को अगर ज़्यादा बीमारी लग रही है ना, तो इसका मतलब ये है उसका इम्यून सिस्टम कम है, उसकी जो उनकी एंटीबॉडीज़ है ना, वो इम्यून सिस्टम नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर हार्म पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा अनावश्यक रूप से ली जाने वाली एंटीबायोटिक शरीर से में लाभकारी बैक्टीरिया को मार सकती है। तो बेफालतू में भी दवा नहीं खानी चाहिए, वो हमारी अंदर जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देंगे। इम्यून सिस्टम जो है हमारा अनस्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर हम जो है बाहर की बैक्टीरिया से या वायरस से नहीं लड़ पाएंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। हालांकि एंटीबायोटिक सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है। ये माना गया कि सर्दी और फ्लू में जो है एंटीबायोटिक ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि ये वायरस के कारण होते हैं। इसलिए हमें क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह प्रेफर किए जाते हैं, वैक्सीन वगैरह प्रेफर की जाती है ज़्यादातर।
तो बोतल वगैरह भी चढ़ती है, अगर वायरस वगैरह हमें ज़्यादा कोल्ड कफ हो जाए तो उससे वो रिकवर होता है। अब हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन क्या है? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत नामी साइंटिस्ट है, आपने इनके बारे में सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया के संवर्धन के बारे में जो पढ़ रहे थे, उस पर काम कर रहे थे कि कौन से बैक्टीरिया हमें बीमार जो कर देते हैं। सडनली ही फाउंड द स्पोर्ट्स अ लिटिल ग्रीन माउंड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। बराबर में आप देख सकते हैं, पिक्चर दे रखी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, और एक ग्रीन माउंड करके दे रखा है, देख सकते हैं। अचानक उसे अपनी एक कल्चर प्लेट में एक छोटे से हरे फफूंद के बीजाणु मिले। क्या करें, हरे हरे से एक फफूंद सा उन्हें मिला। उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व डेट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ट प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो माउल्ट ही जो है, छोटा सा जो हरा हरा फफूंद था, वही बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, पैदा कर रहा था। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी दीज बैक्टीरिया, और इसके अलावा जो अच्छे बैक्टीरिया थे उनको किल भी कर रहा था। फ्रॉम दीज द माउल्ट पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और अपनी जो है इसीलिए जो फ्रॉम दिस द माउल्ट पेनिसिलिन को प्रिपेयर। उन्होंने देखा कि फफूंद की उपस्थिति बैक्टीरिया की को विकास कर रही है। उन्होंने देखा कि फफूंद की उपस्थिति जो है अंदर जो बैक्टीरिया उनके जो विकास को रोकती है। वास्तव में इससे कई जीवाणुओं को भी मार भी डाला है। इससे पेनिसिलिन का साँचा तैयार किया गया, इसलिए पेनिसिलिन जो है बनाई गई। देखिए, हर चीज़ का वो हिसाब किताब, हर कोई चाहता है कि अगर यहाँ मैं हूँ ना तो मेरा ही दबदबा बना रहे और कोई ना रहे। तो उसी तरह से हिसाब अच्छा, उसी तरह से हमारे बॉडी का और एटमॉस्फेयर का हिसाब किताब है। अगर बुरे लोग अच्छे लोगों पे आ रहे हैं तो वो चाहेंगे कि अच्छे लोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, हमारा राज्य हो। इस तरह से ये क्या होता है, तो इनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो वैक्सीन देखेंगे अब, नया टॉपिक, जो टीकाकरण होता है। टीका आपने सुना होगा, इंजेक्शन वगैरह जो लगाए जाते हैं। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई बीमारी या कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर, वायरस हमारे अंदर आता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, जो कि हमें बीमारी से बचाता है। जब कई रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी को उत्पादन करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेंस्ट। उस एंटीबॉडीज़ को ही पता रहता है कि जो बैक्टीरिया आए, इससे कैसे लड़ना है और इसको कैसे किल करना है। शरीर को ये भी याद रहता है कि यदि सूक्ष्मजीव दोबारा प्रवेश कर जाए तो उससे कैसे लड़ना होता है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी। वैक्सीन क्या होते हैं, डेड एंटीबॉडीज़ को हमारे बॉडी में डाल देते हैं, मरे हुए एंटीबॉडीज़ को हमारे अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से कल को, और वो अंदर जाके रह जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। कल को जो है कोई बैक्टीरिया जो वायरस आ जाता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उनको जो किल कर देते हैं। यदि मृत या कमज़ोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर उपयुक्त एंटीबॉडी को उत्पादन करके हमलावर बैक्टीरिया से लड़ता है और उन्हें मार देता है। आगे देखेंगे, द एंटीबॉडीज रिमेन द बॉडी एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे अंदर शरीर में रहती हैं और डिसीज से हमें बचाती रहती हैं। माइक्रोस फॉर एवर, दिस इज हाउ अ वैक्सीन पर, इस तरह से वैक्सीन काम करती है। एंटीबॉडी शरीर में बनी रहती है और हम रोग पैदा करने वाले रोगाणु से हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं। वैक्सीन इसी तरह से काम करती है। वैक्सीन लगवाई, डेड और कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाते हैं, उन और जो अंदर ख़राब बैक्टीरिया जो होते हैं उनको जो हार्म जो पहुँचा रहे हैं हमें, उन्हें जो किल कर देते हैं। और कभी कभी वो स्टोर भी रहते हैं ताकि कल को दोबारा से बैक्टीरिया अटैक करता है या वायरस अटैक करता है तो उसको वो किल कर दें, तो वो एक्टिव होकर उनको किल कर देते हैं। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। वैक्सीन से ही ये बीमारियाँ जो है ठीक की जा सकती हैं। टीकाकरण से जैसे हैजा, तपेदिक, चेचक और हेपेटाइटिस सहित भी कई बीमारियों को रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर, नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जो है 1798 में जो है क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, उन्होंने जो है पेनिसिलिन बनाई थी। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल। इस उन्हीं की वजह से आज जो है वैक्सीन्स बन पा रही हैं लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। आजकल मनुष्य और अन्य जानवरों को कई बीमारियों से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों से बड़े पैमाने पर टीके बनाए
जाते हैं ताकि वो हम लोगों को क्या कर सकें, निरोग कर सकें, हम लोगों को बचा सकें बैक्टीरिया और वायरस। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाती हैं। जो मिट्टी है हमारी, क्या उसको अब अपने बारे में पढ़ लिया, जानवरों के बारे में पढ़ लिया, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, 4 तरह के बैक्टीरिया थे, 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनके कुछ प्रकार पढ़े, कैसे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कैसे वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ये सॉइल जो होती है, वो मिट्टी जो होती है, क्या उससे भी फ़ायदा पहुंचाती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, किस तरह से वो बढ़ाती है सॉइल की फर्टिलिटी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ to enrich soil with the nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. कुछ बैक्टीरिया मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने और उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है। इन रोगाणु को सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरणकर्ता कहा जाता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल। आपने देखा होगा ये जो है बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सफाई में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। किस तरह से? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो। जो प्लांट डेड प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, टूट टूट के गिर जाते हैं, फूल पत्तियाँ जो होती हैं वो गिर जाती हैं, उनको जो सॉइल में मिला देता है, सॉइल बना देता है, मिट्टी बना देता है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो जो मिट्टी बन जाती है किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants. Again, microbes can be used to degrade harmful and smelly substance, and they are why clean up the environment. सूक्ष्मजीवों की क्रिया से पौधों का कचरा खाद में परिवर्तित हो गया है। इस प्रक्रिया में निकलने वाले पोषक तत्वों का उपयोग पौधों द्वारा दोबारा किया जा सकता है। सूक्ष्मजीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को नष्ट करने के लिए और इस तरह पर्यावरण को साफ करने के लिए किया जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट क्लीन करने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं वो सब। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स। आपने आसपास देखा हुआ जो फूल पत्ती होती हैं, मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, एंड समटाइम डेड एनिमल्स, कभी कभी मरे हुए जानवर आपने देखे होंगे। वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। कैसे? किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट क्लीन करने में हमें मदद कर रहा है, क्योंकि मरा हुआ जानवर क्या होगा, बदबू फैलाएगा, उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो उड़ उड़ के जो है बीमारियाँ फैलाएंगे, इंसानों पर ज़्यादा के अटैक करेंगे। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं मिट्टी के, उसको जो है क्या करते हैं, उसको डेड कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू ए सिंपल सब्सटेंस। आप अक्सर ज़मीन पर सड़ते हुए पौधे और कभी कभी मृत जानवरों के रूप में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ देखते हैं। आप पाते हैं कि कुछ समय बाद वे गायब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूक्ष्मजीव पौधों और जानवरों के मृत जैविक कचरे को विघटित कन्वर्ट कर देते हैं और सरल पदार्थों में बदल देते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स। और वो जो है दोबारा से प्लांट्स में, वो मिट्टी जो होती है प्लांट्स में और जो है यूज़ हो सकती है। वो मिट्टी से जो है हम दोबारा से जो प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। एन एनिमल दस माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ये पदार्थ फिर से अन्य पौधों और जानवरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीवों का उपयोग हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को नष्ट करने और इस तरह पर्यावरण को साफ करने के लिए किया जा सकता है। अब हमने देखा फ्रेंड वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि इंसानों को, पेड़ों को और जो कि एनिमल्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं। दिस सब्सटेंस कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि खराब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। ये आप जो देख पा रहे होंगे इसमें ये इमेज दे रखी है आपको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीके से हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड, जैसे मैं बता चुका हूँ, जिन्हें पैथोजेंस कहते हैं।
पैथोजेंस क्या करते हैं, पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जैसे हम सांस लेते हैं हवा द्वारा, तो पैथोजेंस उसके द्वारा भी हमारे अंदर चले जाते हैं बॉडी में। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी पी रहे हैं उसके भी द्वारा चले जाते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना खा रहे हैं उसके द्वारा भी चले जाते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन ने हमारे आमने सामने खांस दिया या फिर हमारे कांटेक्ट में आ गया, उससे भी जो है चले जाते हैं। और थ्रू द एनिमल्स, और एनिमल्स के थ्रू में कुत्ता बिल्ली जो पाल रहे हैं उसकी जो मुंह से भाप लग गई या फिर उसे हमने टच कर लिया और वो उसके आसपास बैक्टीरिया, तो वो तब भी हमारे अंदर आ जाएंगे। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, उसके ज़रिए रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वे किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क या किसी जानवर के माध्यम से भी फैल सकते हैं। माइक्रोवियल डिसीजेज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू बी हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। सूक्ष्म जीव एग्जाम्पल दे रखा है, सच ए डिसीज इंक्लूड कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये सब जो क्या होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। सूक्ष्मजीवी रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोग कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं। ऐसी बीमारियों के उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स, तपेदिक शामिल हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब कोई मान लीजिए एक किसी ने छींक दिया तो समझ लीजिए हजारों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आसपास हवा में फैल गए, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा द्वारा किसी आसपास किसी हेल्दी पर्सन पे लगेंगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। तो आसपास कोई भी अगर सांस लेगा तो उसको एंटर कर जाएंगे बॉडी में और उसे इन्फेक्ट कर देंगे। जब सामान्य सर्दी से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो हजारों वायरस युक्त नमी के बारीक बूंद में हवा में मिल जाते हैं, और ये वायरस जो है व्यक्ति के शरीर में सांस लेते समय प्रवेश कर जाते हैं। हार्मफुल माइक्रो और देखते हैं, दीज आर सम इंसेक्ट्स हैं, कुछ इंसेक्ट दे रखे हैं, एंड एनिमल्स विच एक्ट्स कैरीज ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ कीड़े और जानवर ऐसे हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के वाहक हैं, बनाते हैं ये के रूप में कार्य करते हैं। हाउस फ्लाइज वन सच कैरियर। मक्खी सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाती है। कहीं गंदे कचरे से उड़ के आई और आपके खाने पे बैठ गई, ठीक है, और वो खाने को जो है क्या कर दिया, दूषित कर दिया, तो क्या होता है, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, कहीं गार्बेज पे, और एनिमल एक्सक्रीटर या फिर जानवर की जो एक्सक्रीटर होता है, पॉटी वगैरह होती है वहाँ पे जाके, या फिर इंसान की पॉटी वगैरह, पहले तो लोग खुले में करते थे, अब तो शौचालय बन गए बहुत सारे, तो वहाँ से उठ के आती थी और जो बैठ जाती थी। पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, या फिर खुले हुए, इसलिए कहते हैं खाने को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। दूध वगैरह या कोई भी चीज़ हो उसको ढक कर रखनी चाहिए, कहीं कोई बैक्टीरिया आएगा और जो वहाँ बैठ कहीं कोई जो है मक्खी या मच्छर उड़ के आएगा, वहाँ बैठ जाएगा और उसको जो दूषित कर जाएगा, उसे हम खा लेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो सिट अनकवर्ड दे में ट्रांसफ़र पैथोजेंस को जो है ट्रांसफ़र कर देता है। पैथोजेंस क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। whoever eats the uncontaminated food is likely to get sick, वो बीमार पड़ना ही पड़ना है। मक्खियाँ कूड़े कचरे और जानवरों के मल मूत्र पर बैठती हैं, रोगजनक उनके शरीर से चिपक जाते हैं, पैथोजेंस उनसे चिपक जाते हैं उनके हाथ पैरों से, और वही जो है आके पैथोजेंस जो है फूड पे या कहीं आके बैठ जाती हैं, उस पर चिपक जाते हैं, वो हम जो है खा लेते हैं, भोजन खाएगा इंसान तो जो बीमार पड़ेगा। मॉस्किटो इज़ अनदर कैरियर, मॉस्किटो से भी बीमारी फैलती है। मच्छर जो दूसरा वाहक है, कैरियर है। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स आर द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। फीमेल एनोफिल्स जो होता है, मादा मच्छर जो होते हैं, याद रखिए मादा मच्छर जो महिला मच्छर होती है उससे हमें जो है क्या होता है, मलेरिया फैलता है। और फीमेल एडिस मॉस्किटोज जो होते हैं एक्स कैरियर डेंगू, तो फीमेल एडिस जो होती है वो जो है क्या होता है, डेंगू फैलाता है। दोनों के नाम याद रखिए, मलेरिया जो फैलाती है वो मादा मच्छर होती है, जैसे फीमेल एनोफिल्स नाम है उसका, और जो एडिस मच्छर होता है, फीमेल एडिस जो होती है वो जो है डेंगू फैलाती है। तो याद रखिएगा, मादा मच्छर जो है मलेरिया डेंगू फैलाती है। वाहकों के उदाहरण हैं मादा एनोफिलीस मच्छर जो मलेरिया के परजीवी को फैलाती है, मादा एडिस जो होती है वो डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, ज़्यादातर जो मॉस्किटो, सब तरह का मॉस्किटो पानी में ही जो है पाया जाता है। गंदे पानी में गंदा मच्छर पाया जाता है, साफ पानी में
डेंगू मच्छर पाया जाता है। इसलिए कहते हैं पानी को जो भरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, बाल्टी वगैरह में अगर भरा भी हुआ है तो ढका हुआ होना चाहिए। वन शुड नॉट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर्स, टायर्स। और कूलर वगैरह में रखा हुआ है तो उसमें दवा वगैरह आती है, वो डालते रहना चाहिए। टायर्स, फ्लोवर्स, स्पॉट एक्सेट्रा बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी क्लीन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। आसपास के सराउंडिंग को हमें साफ रखना चाहिए, दूषित नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखनी चाहिए ताकि गंदगी नहीं फैलेगी तो ये आएंगे भी नहीं। सही मच्छर पानी में पनपते हैं, इसलिए कूलर, टायर, गमले आदि में कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। हम मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं और जिसकी वजह से हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें क्या करेंगे, बचाएंगे। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे, हम बचे रहेंगे। तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बीमारियाँ दे रखी हैं, चार्ट बना हुआ है, मैंने आराम से बना दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले कुछ सामान्य मानव रोग, जो ह्यूमंस को, हम लोगों को ये बीमारियाँ हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो दे रखी हैं। एक तरफ ह्यूमन डिजीज़ दे रखी हैं, एक तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है वो दे रखा है, एक तरफ मोड ऑफ ट्रांसफ़र, किस तरह से वो फैले, किसके द्वारा, और किस तरह से उस इंसान की जो हम केयर कर सकते हैं उसके बारे में दे रखा है। जैसे कि पहले ट्यूबरकुलोसिस दे रखा है, मीसलेस दे रखा है, चिकन पॉक्स दे रखा है, पोलियो दे रखा है पहले बॉक्स में। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से होता है। तीसरे में देखेंगे एयर और एयर कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, एयर वाटर की वजह से। इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। तो मरीज को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखें, रोगी को निजी सामान को दूसरे के सामान से दूर रखें। याद रखिए, जब आपको टीबी हो जाती है, मीसलेस हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, पोलियो हो जाता है, आपने अपने जो कपड़े होते हैं या फिर इस इंसान को एक तरफ एकांत में रखना चाहिए। उनके कपड़ों से, उसके खाने पीने वाले बर्तन में जो हमें जो है शेयर नहीं करना चाहिए, वरना फैलता है। दूसरा देखेंगे हम, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बैक्टीरिया से फैलते हैं, पानी के द्वारा फैलते हैं। हैजा हो गया, आंत्र ज्वर हो गया, जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, पानी भोजन के द्वारा फैलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं, पहला बॉक्स इंग्लिश में है, उसी का हिंदी में दे रखा है नीचे मैंने। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। कॉलेरा टाइफाइड हो जाए तो अच्छा खाना पीना में ठीक से खाना चाहिए, हेल्दी खाना पीना खाना चाहिए, जो कि कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी स्वच्छता संबंधी आदतें बना रखें, साफ़ सुथरा ज़्यादा रखें कॉलेरा टाइफाइड से बचने के लिए, क्योंकि कॉलेरा टाइफाइड जो है पानी की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक से पका हुआ भोजन और उबला हुआ पेयजल का सेवन करें। अच्छा खाना, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, हेपेटाइटिस ए है, वायरस की वजह से फैलता है पानी के द्वारा। हेपेटाइटिस ए है, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फैलाने वाला, वो वायरस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप जो होता है और पानी के द्वारा फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंक वाटर वैक्सीनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें जो पीना चाहिए, उबला हुआ पेयजल पीना चाहिए और टीकाकरण करा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस का वैक्सीन आती है इसकी। मलेरिया जो होता है, प्रोटोजोआ नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, टाइप है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मॉस्किटो जो इससे फैलाता है, तो क्या करना चाहिए, यूज़ मॉस्किटो नॉट नेट रिपेलेंट्स। और ये मच्छरदानी जो होती हैं, स्प्रे वगैरह जो होती हैं, मॉर्टिन्स वगैरह जो होती हैं, ये सब जो आ रही हैं आजकल, उनका हमें यूज़ करना चाहिए मॉस्किटो से बचने के लिए। और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको हमें जो क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मच्छरदानी और रेपेलेंट का प्रयोग करें, कीटनाशकों का छिड़काव करें और आसपास पानी जमा न होने देकर मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करें। तो इस तरह से आप डिजीज़ से बच सकते हैं। अब हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। इंसान के बारे में पढ़ लिया, एनिमल्स में डिजीज बीमारियाँ कैसे होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ प्लांट्स में और जो ह्यूमन बींग्स में बीमारी लाते हैं, एनिमल्स में भी वो बीमारी लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स नाम की एक बहुत डेंजरस ह्यूमन बीमारी है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस, जो कि वायरस की वजह से फैलती है। कई सूक्ष्म न केवल मनुष्य और पौधों में बल्कि अन्य जानवरों में भी बीमारियों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो एक जीवाणु के कारण फैलता है, जो वायरस की वजह से फैलता है। मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग एक वायरस के कारण हो जाता है। याद रखिएगा इसको। बैक्टीरियम जो है
फुट एंड माउथ डिसीज़ जो हो जाती है वो वायरस की वजह से हो जाती है, वो डेंजर बीमारी है। रॉबर्ट कॉक के बारे में, कोच के बारे में दे रखा है, बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेक्स विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज। इन्होंने जो क्या किया था, खोज की थी कि ऐसी भी कोई जो है वायरस होता है जो कि बीमारियाँ फैला रहा है। बैक्टीरियम नाम का एक वायरस है जो कि बीमारियाँ फैला रहा है। सेवरल माइक्रोन्स आर कॉज डिजीज़। आप नीचे देख रखे होंगे किस तरह से पत्तियाँ और फल दे रखे हैं, आपको सब्जियाँ दे रखी हैं और किस तरह से पत्तियाँ जो बेकार हो गई हैं और फल जो सड़ से गए हैं। तो सेवरल माइक्रोन्स को डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट हो गया, गेहूँ हो गए, राइस हो गए, चावल, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जैसे फसल खराब कर देते हैं। बहुत सारे माइक्रोन्स ऐसे होते हैं। दे बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोन्स, जिसकी वजह से हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स देते हैं ताकि वो माइक्रोब्स जो है मर जाएँ और हमारी फसल जो वगैरह या प्लांट्स वगैरह खराब ना हो। कई सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल और आलू, गन्ना, संतरा, सेब, अन्य पौधों में रोग पैदा करते हैं। रोग फसलों के उपज को कम कर देते हैं। इन्हें कुछ रसायनों के उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है जो रोगाणु को मार देते हैं। अब आगे देखेंगे सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझेंगे ना अपने आसपास इर्द गिर्द को लेके तो आप आसानी से समझ पाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा देखे जाते हैं, माइक्रोग्लास के द्वारा देखे जाते हैं, वह छोटे छोटे जीव होते हैं। उसके अलावा 4 टाइप देखे हमने, एक वायरस अलग से देखा, फिर उसके बारे में पढ़े किस तरह से वो हमें फ़ायदा देते हैं, किस तरह से वो नुकसान पहुँचाते हैं, कॉमर्शियल उसके यूज़ क्या है, किस तरह से वो बेनिफिट कर रहे हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में किस तरह से वो फैलते हैं, किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इंसानों में किस तरह से फैल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली आनी चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके आराम से। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब 8th क्लास में बड़े बच्चे हैं और खासकर कॉम्पिटिशन में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तो NCERT वैसे भी आती है। सम कॉमन प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिजीज़ पादप रोग यानी कि प्लांट्स में फैलते हैं, वो एक तरफ डिजीज़ दे रखी हैं। उनकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं वो दे रखे हैं, टाइप्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से संचरण की विधा दे रखी है, किस तरह से किसके द्वारा वो फैलते हैं। और साइड में आपकी फिगर दे रखी है, आकृति दे रखी है। देखिए साइट्रस जो है कैंकर, नासूर बैक्टीरिया से फैलता है। माइक्रो जो बैक्टीरिया टाइप है एयर के द्वारा फैलता है। साइड में दे रखा है, देखो किस तरह से जो है उस पर जो है ख़राब हो रहा है वो। रस्ट ऑफ वीट, गेहूँ पे जो जंग लगना। फंगाई, कवक की वजह से फैलता है। एयर सीड्स जो होती हैं वायु बीज की वजह से जो होती है, एयर में मॉइस्चर की वजह से। येलो बीन, मोसेक और भिंडी ओकरा, बराबर में दे रखा हो। भिंडी ओकरा की पीली सिरा मोजेक, भिंडी जो पीली पड़ गई है वायरस की वजह से, उसमें कीड़े लग गए इंसेक्ट की वजह से। अब ये सब हो गया। अब हम देखेंगे कि फूड को हम प्रिजर्व कैसे करें। भाई ये खाना है, हम कोई खाना वाना बनाते हैं, घर पे भी खाना होता है, सब्जियां हम लेते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे रखते हैं। बहुत से लोग हैं फ्रीज होता है, फ्रीज में रख लेते हैं, तो उसको ख़राब ना होने दें, उसमें माइक्रो ऐसे बैक्टीरिया लग जाएं जो उसे ख़राब कर दें। तो उसको कैसे प्रिजर्व कर रखें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड लेफ्ट अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय माइक्रोन्स। अगर आप मॉइस्ट एरिया में या फिर गीले वातावरण में, ऐसे चिपचिपे वातावरण में आप फूड को रखेंगे तो भाई वो ख़राब होगा। फूड जो है क्या होगा, पॉइजन हो जाता है, पॉइजनिंग होती है। एक बार हमेशा याद रखें, अगर पैकेट का सामान आप घर पे ला रहे हैं तो फूड प्रिजर्वेटिव में एक चीज़ याद रखें, अगर वो पैकेट खुला हुआ है दुकान पे तो उससे भाई ना लें, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग की दवा हम लेके आते हैं, उस पर जो एक्सपायरी डेट जो लिखी रहती है ना, 1 साल की, 1.5 साल की, वो आप ये मान के चलिए, वो जो भी आप लेके आ रहे हैं चीज़, वो दवा गोली, वो 6 महीने की ही मान के चलिए उसे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायरी डेट जो है कब तक है, जब तो वो बंद है 1 साल की। जब वो खुल जाती है ना तो उसकी एक्सपायरी डेट धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इसको आप थोड़ा अपना केयर करिए। मान लो कोई सिरप लेके आया घर पे बच्चे के लिए, अपने लिए, और उसमें लिख रहा है कि 1 साल की एक्सपायरी डेट है, आप उसे 10 महीने में यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको जो है फ़ायदा ना दे। तो आपको 6 महीने मान के चलिए, उसकी एक्सपायरी डेट बंद में, एक्सपायरी डेट में 1 साल की है। जब आप उसे खोल देते हैं तो धीरे धीरे उसकी एक्सपायरी डेट खत्म होने लग जाती है। तो फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संचरण कैसे करेंगे। फूड लेफ्ट अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। नम परिस्थितियों में छोड़े गए भोजन पर सूक्ष्मजीवों द्वारा हमला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमला करेंगे फूड पे और जो फूड को क्या कर देंगे, पॉइजन कर देंगे, फूड खराब कर देंगे, उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड का खराब होना फूड पॉइजनिंग कहलाता है। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड को ख़राब होने से बचाना, फूड पॉइजनिंग होने से बचाने को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसे ख़राब होने से रोकने का खाद्य संचरण इसे कहलाता है। अब मेथड हैं कुछ, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, उन्हें प्रिजर्वेटिव दिया जाए। नमक की ज़रूरत है तो नमक दिया जाता है। अचार होता है, अचार में नमक की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम तेल की ज़रूरत होती है, सरसों की, उसमें दिया जाए।
कुछ मीठा होता है तो उसमें शुगर की यूज़ होती है, विनेगर्स, पैस्चराइजेशन, ये सब होते हैं। और टाइट पैकिंग जो की जाए अच्छी तरह से, तो ये सारी जो फूड प्रिपरेशन किए जा सकते हैं फूड को बचाने के लिए, टाइट पैकिंग वगैरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे पैस्चराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिलिंग इट प्रिवेंट द ग्रोथ माइक्रोब्स इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। हम क्या करते हैं, मान लो दूध लिया आपने, उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे उगाना है 15-30 सेकेंड से, और अचानक से उसे सडनली जो उसे ठंडा करते हैं, इसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। पैस्चराइजेशन है, इसलिए लुईस पास्चर ने जो है इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम पैस्चराइजेशन रखा गया। तो पाश्चुरीकरण जो क्या है, दूध से लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके फिर रोगाणुओं को वृद्धि को रोकने के लिए अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया की जो खोज हुई थी वो लुईस पास्चर ने की थी। वह स्टोरेज एंड पैकेजिंग, अच्छे से स्टोर करके फ्रीज वगैरह में रख के प्रिजर्व करके हम जो है अच्छे से पैकिंग करके जो खाने को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं फूड पॉइजन होने से। मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट देम माइक्रोब्स। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा अनेक खाद्य पदार्थों को रोगाणु से बचाने के लिए वायुरोधी डिब्बों में संग्रहित किया जा सकता है। तो पैस्चराइजेशन और स्टोरेज पैकिंग वगैरह आप समझ गए। मैं एक और बार दोहराई दे रहा हूँ कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। देखिए, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में ना ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे फूड को जो है ना ख़राब करते हैं। जैसे कि मान लो सब्जी आई, अगर वो खुले में रह गई, मान लीजिए फ्रीज में नहीं रखी हमने, तो क्या होता है, सुबह तक वो ख़राब हो जाएगी बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें वो उसे फ्रीज में रखना पड़ता है ताकि फूड जो है प्रिजर्व रहे, फूड ख़राब ना हो, उसकी लाइफ जो है फूड की थोड़ी सी बढ़ जाए। तो उसे कहते हैं फूड को प्रिजर्व करना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि हार्मफुल हैं हमारे फूड्स के लिए। अब उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं फूड में, घर पे बताइए बहुत सारे तरह के फूड होते हैं। जैसे मान लीजिए माँ ने जो अचार डाला है, तो अचार में भी माइक्रोब्स होते हैं कुछ, लेकिन कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स बाहर से ना आ जाएं एटमॉस्फेयर से, और उसे जो ख़राब ना कर दें, इसलिए टाइम टू टाइम उसमें नमक भी देखा होगा अपनी माता जी को जो है उसमें नमक डालते हुए टाइम टू टाइम कुछ दिनों बाद, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हुए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसकी जो पिकल्स की जो अचार की जो लाइफ है वो थोड़ी सी क्या हो, बढ़ जाए। ऐसी कुछ जेलीज होती हैं, जो जेम्स वगैरह आते हैं बाहर से, उसमें भी आपने देखा वो शुगर जो पड़ी रहती है पहले से। लेकिन अगर हम घर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स होती हैं बहुत सारे, उन्हें भी यूज़ करते हैं। आपने ये देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट हम लेके आते हैं, नमकीन के पैकेट हम लेके आते हैं, वो क्या होता है, एयर टाइट होते हैं, ऐसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर के जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें घुस ना जाएँ और फूड को प्रिजर्वेशन और फूड को जो है पॉइजन ना कर दें। तो फूड की लाइफ को बढ़ाना, ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल सके और जो है प्रिजर्व रह सके, उसे कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन। और अगर फूड ख़राब होता है, तो फूड जो है, खाना जो है, आइटम जो फूड आइटम जो ख़राब होता है माइक्रोब्स की वजह से, तो उसे कहेंगे फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग बचाने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। अब वो अलग अलग तरीके होते हैं करने के। टाइट पैक रख सकते हैं, सामान को अच्छी तरह से रख सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं। जैसे मीट वगैरह किसी के यहाँ होती है, आपने देखा भी होगा फैक्ट्रीज वगैरह में जो होती है, वो क्या करते हैं, नमक वगैरह उस पर लगा के रखते हैं। मछलियों पे जो है नमक ड्राई सेल्ट वगैरह जो लगा के रखते हैं, ताकि उनकी लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। बाहर विदेशों में जो फूड आइटम्स भेजे जाते हैं, तो फूड प्रिजर्व करके भेजे जाते हैं। कौन सा फूड है, किस तरह से उसे प्रिजर्व किया जाएगा, वो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए भी थे। अब आप समझ गए फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। पैस्चराइजेशन मैंने बता दिया, दूध में जो है माइक्रोब्स ऐसे ना आ जाएं जो दूध को ख़राब करते हैं, इसलिए एक प्रोसेस होता है पाश्चुरीकरण का। देखिए लुईस पास्चर ने इसको जो क्या किया था, इन्वेंट किया था। स्टोरेज एंड पैकिंग हो गया। मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड एयर टाइट इसलिए कर देते हैं कि अंदर जो सामान है वो ताकि अंदर जो सामान है फूड आइटम जो वो ख़राब ना हो, उसकी लाइफ जो और आगे तक बढ़ जाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नाइट्रोजन साइकिल। इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो ना फॉर्मूला बेस बन जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। देखिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर में हर चीज़ जो है अवेलेबल है, ने हमें उसे यूज़ के लिए बनाया कि हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या है, हमारे पास कुछ पावर्स तो है नहीं, कुछ चीज़ हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ चीज़ हम इनडायरेक्टली दूसरे से लेते हैं। प्लांट्स पर हम निर्भर हैं खाने के लिए। इस तरह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें से एक गैस होती है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस कहा जाता है साइंटिफिकली, अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, तो कहा जाता है कि माचिस की तीली जलाने से ही जो है पूरे यूनिवर्स में आग लग सकती थी।
पता नहीं अब ये मिथ है या नहीं, ऐसा मैंने सुना है तो मैंने आपको शेयर कर दिया, अब देख लीजिएगा। तो नाइट्रोजन क्या होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, वो भी हमारे लिए बेनिफिट होती है। और खासकर की जो सॉइल होती है, सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसे जो है डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, तो कुछ लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कुछ सॉइल्स में बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कैप करते हैं और उसको ऐसे यूज़फुल बनाते हैं। और कुछ उनका प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो उसे यूज़फुल बना लेते हैं नाइट्रोजन गैस को। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, किस तरह से ये चलती रहती है। देखिए, बारिश के थ्रू या फिर लाइटनिंग के थ्रू, जैसे बारिश पड़ी एटमॉस्फेयर में, अब नाइट्रोजन गैस है तो बारिश के थ्रू भी नाइट्रोजन कुछ मिट्टी में आ गई, ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू। इस तरह से सॉइल में जो है नाइट्रोजन गैस आ गई। अब जो नाइट्रोजन के पार्टिकल जो होते हैं, N2 के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, माइक्रोब्स जो पाए जाते हैं, वो प्लांट्स और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको जो है नाइट्रोजन गैस को उसमें से कैप्ट करके यूज़फुल बना लेते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया ने क्या किया, सॉइल को फर्टाइल बना दिया। ऐसे ही उन्हीं प्लांट्स को जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स लिया है सॉइल से, प्लांट्स ने, उन्हीं प्लांट्स को जो क्या करते हैं, जानवर खा लेते हैं। जानवर खा लेंगे तो उनमें भी न्यूट्रिएंट्स आ गया, उनमें भी न्यूट्रिएंट्स आ गया। अब कभी कभी वो जानवर एक्सक्रीटा कर देते हैं, पॉटी वगैरह कर देते हैं, तो दोबारा से सॉइल में जाएगा, ये प्रोसेस चलेगा। इसी तरह उन्हीं प्लांट्स को जो ह्यूमन भी यूज़ में ले रहे हैं अपने, तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और खास करके जब मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाएगा तो वहाँ पे जो फसल होगी, जो ग्रो होगी, क्रॉप्स वगैरह होगी, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स मिलेंगे, वो प्लांट्स को हम भी खाते हैं। अब देखते हैं, देखिए N2 नीचे आई, सॉइल में मिली, ठीक है, सॉइल में बैक्टीरिया ने क्या किया, काम करना चालू किया। जैसे हमारे घर में आटा है, हम आटा डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं ना। घर में जो माताएं बहनें हैं वो क्या करती हैं, आटा लेती हैं, आटे को गूंदती हैं, गूंद के जो इसका क्या करते हैं, लोई बनाती हैं, लोई से रोटी बनाती हैं, रोटी को सेक के फिर हमें देती हैं तैयार करके। ऐसी बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को लेता है और जो है उसको यूज़फुल बनाता है प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए, और वो अपना भी आहार ले लेते हैं ना बैक्टीरिया। तो इस चीज़ को सॉइल में जो है बैक्टीरिया ने जो इस प्रोसेस को किया, ठीक है, और प्लांट्स ने इस प्रोसेस को किया, तो इसे हम जो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, वो प्लांट्स जो होते हैं या फिर जो जानवर जो होते हैं वो डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ जानवर आपने देखे होंगे सड़क पर, कुछ जानवर आपने देखे होंगे जंगलों में पड़े रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, उसे साइड में डाल दिया जाता है, कुछ दिन बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फूल पत्ती जो होती हैं हमारे आसपास वो गिर जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उसको जो है सॉइल में क्या कर देते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू उसे जो डिकम्पोज करते हैं। अब डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोजर के बाद क्या होगा, अब वो डिकम्पोज हो गए, फूडर प्लांट जो डिकेइंग प्लांट थे, मरे हुए प्लांट्स और जो जानवर थे वो डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने के बाद जो प्रोसेस होगा उसे हम कहते हैं एमोनिफिकेशन। इसमें दे रखा होगा, आपने दे रखा होगा, देखो NH+4 एमोनिफिकेशन दे रखा है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया अपना काम करते हैं और फिर से जो है NO2 में कन्वर्ट होके, और फिर से NO3 जो है N2 में कन्वर्ट हो जाता है, डेनिट्रिफिकेशन हो जाता है इसका, और जो है फिर से नाइट्रोजन साइकिल इस तरह से काम करती रहती है। मेन ये था कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरियाज हमारे सॉइल में और लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कुछ उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उनसे जो है वो इस तरह से प्रोसेस करते हैं कुछ, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन गैस जो है यूज़ में आ जाती है और वो जो है हेल्पफुल करती है सॉइल फर्टाइल को बढ़ाने में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भी फ़ायदा होता है और जो है एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होना है। तो जो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं या प्लांट जो कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस को यूज़फुल बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट डेड हो गए या फिर जो जानवर हैं वो डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज होने के बाद जो प्रोसेस चलेगा उसे कहेंगे एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन फिर से क्या होगा, एनिट्रिफिकेशन हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको फिर से जो है क्या करेंगे, नाइट्रोजन में जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो नाइट्रोजन साइकिल का चलता रहता है। लेकिन अब देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब आप समझ गए इस प्रोसेस को। लास्ट टॉपिक है फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैंने बताया था, द बैक्टीरियम राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरियम होते हैं जिसका नाम है राइजोबियम, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि फिक्सेशन में मदद करते हैं नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन यूजफुल
नाइट्रोजन गैस को यूज़फुल बनाने में मदद करते हैं। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी होते हैं कुछ। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स, जो कि रूट्स के नोडल्स में जो पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, सच एज बीन्स हो गए, पीज हो गए, विद विच इट हैज symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder, आप ये देख के आश्चर्य हो जाओगे. Let us understand this in the next section. राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होता है। फलीदार जो पौधे होते हैं उसमें जो है शामिल होते हैं राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम फलियाँ जो है और मटर जैसे फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में रहता है। किसमें? मटर की जो फल प्लांट्स होते हैं उनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके साथ इसका सहजीवी संबंध होता है। प्लांट्स की रूट्स में जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। कभी कभी बिजली की क्रिया से नाइट्रोजन स्थिर भी हो जाता है, कभी कभी लाइटनिंग वगैरह होती है, उसकी वजह से भी नाइट्रोजन साइकिल जो चलती है। लेकिन आप जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य हो सकता है, आइए इसे अगले भाग में देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में आपको समझा चुका हूँ, एक बार अब जो है थ्योरी पढ़ लीजिए। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि मैंने बताया, नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई प्रेजेंट इन द सॉइल। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहती है, वो जो है फर्टिलिटी बढ़ाने में सॉइल की मदद करते हैं। द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, जब नाइट्रोजन जो गैस होती है यूजेबल कंपाउंड में बदल जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट उसे यूटिलाइज कर देते हैं सॉइल में से लेके फ्रॉम देयर रूट सिस्टम के द्वारा। नाइट्रोजन इज यूज्ड द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन्स एंड द अदर कंपाउंड। एनिमल फीडिंग ऑफ प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के हिस्से में रूप में नाइट्रोजन सभी जीवित जीवों में आवश्यक है। सबको जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत है। क्लोरोफिल को बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, क्लोरोफिल को प्लांट्स के, ठीक है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सबको लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जीवों के आवश्यक घटकों में से एक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों और जानवरों द्वारा सीधे नहीं लिया जा सकता। मैंने वैसा बताया। मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ऐसे यूजफुल कंपाउंड में बदल देते हैं, यूजेबल कंपाउंड में। एक बार नाइट्रोजन इन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो इसका उपयोग पौधे जो है मिट्टी से कर लेते हैं जड़ प्रणाली के द्वारा। फिर नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषणों के लिए होता है। पौधों को खाने वाले जानवरों को ये प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक मिल जाते हैं। जो उन प्लांट्स को जो है जानवर खा लेते हैं उन्हें भी ये मिल जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल का एक स्ट्रक्चर दोबारा से बनाया हुआ है। देखिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, कैसे लाइटनिंग देख कई तरह से है। लाइटनिंग के द्वारा भी जो है नाइट्रोजन जो है सॉइल में जा रही है। एक इधर देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी उसे कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई भी कर रहे हैं, ठीक है, फिक्सेशन में। और सॉइल में जो नाइट्रोजन यूजेबल हो गए कंपाउंड उसे जो है अपटेक कर लेते हैं प्लांट्स रूट सिस्टम के द्वारा। फिर एनिमल उसे खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं और दोबारा से जो प्लांट्स एनिमल जो वेस्ट वगैरह कर देते हैं, पॉटी वगैरह कर देते हैं, प्लांट्स जो मर जाते हैं या जानवर मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर इम्यूनिफिकेशन होता है और फिर दोबारा से जो है ये प्रोसेस चलता है। और बैक्टीरिया जो डिनेट्रिफिकेशन द्वारा फिर से जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को मजे आए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ने में। तो क्या क्या हमने पढ़ा, व्हाट यू हैव लर्न, इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। पहले मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल आर नॉट विजिबल टू अननेक्ड आई। हमने पता माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन लिव ऑल द करेक्ट अराउंड आवर एनवायरनमेंट, पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे पूरे पर्यावरण में मिल जाए। चाहे वो कैसा भी क्लाइमेट हो, कोल्ड क्लाइमेट हो, हॉट क्लाइमेट हो, डेजर्ट क्लाइमेट हो, मर्शी क्लाइमेट्स हो, दल भूमि हो, तालाब पाताल, तालाब दलदल, हर जगह आपको जो है झरनों वाले एरियाज में, ठीक है, हर जगह वो आपको मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो आर फाउंड इन एयर, वाटर, ठीक है, बॉडीज में मिल जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। दे में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जब हमने पढ़ा। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई, बैक्टीरिया, और एक और था जिसका नाम था वायरस, जो कि उन चारों से थोड़ा डिफरेंस होता है और डेंजर होता है। उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स की भी कहते हैं। वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा हमने, प्लांट्स के बारे में पढ़ा।
सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल। हमने फिर ये पढ़ा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस तरह से फूड में जो है काम आते हैं, और कुछ जो है अल्कोहल बनाने में, मेडिसिन बनाने में, खाना बनाने में, जैसे इडली का बेटर था, डोसा का बेटर था, और जो है ये सब हमने पढ़े थे उसमें भी काम आ रहे थे। दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में, ये सब कुछ बैक्टीरिया हमारे काम भी आ रहे थे। दवाई बनाने में काम आ रहे थे, जो कि हमें वैक्सीन बनाने में काम आ रहे थे, जो कि हमें यूज़फुल हैं हमारे लिए। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट को, डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स को, वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल में जो है करने में काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काम करते हैं। फिर हमने प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ क्या होता है, कॉज सीरियस डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है। सम ऑफ द माइक्रो ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। फिर हमने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा, फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है कुछ जो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस तरह से फूड पॉइजन कर सकते हैं, तो किस तरह हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर हमने पढ़ा सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। मैंने कहा अभी समझाया नाइट्रोजन साइकिल में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ में जो है कुछ बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, कुछ पहले से ही मिट्टी में मौजूद होते हैं द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में यूजेबल कंपाउंड्स में बना देते हैं और प्लांट्स से ले लेते हैं, और वो यूजेबल होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू द नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। उसी में मिट्टी में कुछ ऐसे भी जो है बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जब डिकम्पोज वगैरह इम्यूनिफिकेशन वाला सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसी को जो है डिनिट्रिफिकेशन करके दोबारा से जो है नाइट्रोजन गैस में एटमॉस्फेयर को दे देते हैं। तो देख रहे हैं एनवायरनमेंट में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले नाइट्रोजन गैस को यूजेबल बना रहे हैं और फिर जब वो वेस्ट हो जाता है सारा इम्यूनिफिकेशन डिनिट्रिफिकेशन हो जाता है फिर उसको दोबारा से जो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब चलता रहता है। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वीडियोस को उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा। अपने तक किसी भी नॉलेज को ना रखें। हमेशा मैं कहा है शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसमें मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और आप जो थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा सहयोग करें। बहुत मेहनत से जब पीपीटी प्रेजेंटेशन बनते हैं, बहुत मेहनत से नोट्स बनाने पड़ते हैं टाइप कर करके। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और प्यार करते रहें। मैं अंशुल सर फिर मिलता हूं आपसे। और याद रखिए जो एमयू की तैयारी कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्लास 8 की एनसीईआरटी का हर चैप्टर साइंस का पढ़ ले, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, सारा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। आप पिछले प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। और जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो एनसीईआरटी आती है। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।